कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी से होती है, जिसमें 4 दोस्त, 2 लड़के और 2 लड़कियां शहर की तरफ भाग रहे हैं। पूरी दुनिया में एक खौफनाक वायरस फैला हुआ है और ये लोग बस अपनी जान बचाना चाहते हैं। अचानक सड़क के बीचों बीच उन्हें एक गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसके पास फ्रैंक नाम का एक आदमी खड़ा होकर मदद की गुहार लगा रहा है। फ्रैंक कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे मदद चाहिए, लेकिन ब्रायन, जो गाड़ी चला रहा था, उसे फ्रैंक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो चिल्लाकर फ्रैंक को दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस माहौल में किसी अजनबी पर भरोसा करना मौत को दावत देना है। तभी कैट की नज़र फ्रैंक की गाड़ी के अंदर पड़ती है, जहां उसकी छोटी बेटी बैठी है, जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। उसकी आंखों और चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बच्ची बुरी तरह इन्फेक्टेड है। यह देखते ही सब के सब पैनिक कर जाते हैं और ब्रायन तुरंत गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर वहां से भागने की कोशिश करता है। फ्रैंक पागलों की तरह गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये लोग चले गए तो उसकी बेटी को कोई नहीं बचा पाएगा। ब्रायन किसी तरह गाड़ी को वहां से निकाल तो लेता है, लेकिन इस आपाधापी में उनकी कार की ऑयल पाइप फट जाती है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी का इंजन दम तोड़ देता है और वो लोग एक बेहद सुनसान और वीरान इलाके में फंस जाते हैं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वो वापस फ्रैंक के पास जाएं और उससे मदद मांगें। वे सब अपने चेहरों पर टाइट मास्क लगाते हैं और पैदल चलकर वापस फ्रैंक के पास पहुंचते हैं। फ्रैंक उन्हें देखते ही समझ जाता है कि अब इन लोगों को उसकी कार की जरूरत है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि उसने रेडियो पर सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ने शहर में इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और वो बस अपनी बेटी को वहां पहुंचाना चाहता है। ब्रायन उसे कड़वा सच बताता है कि ये सब फेक न्यूज है और इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं मिला है। तभी डैनी को एक आइडिया आता है कि क्यों न फ्रैंक और उसकी बेटी को कार की पिछली सीट पर बैठाकर प्लास्टिक शीट्स से आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि वायरस उन तक न पहुंच सके। वो लोग रिस्क लेते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठाकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी लावारिस गाड़ी दिखती है। उन्हें लगता है कि शायद वहां से थोड़ा पेट्रोल मिल जाए। डैनी जैसे ही उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वो अंदर का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। अंदर एक आदमी बैठा था जो वायरस की वजह से गल चुका था और पूरी तरह इन्फेक्टेड था। डैनी डर के मारे फौरन दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ब्रायन किसी तरह वहां से पेट्रोल निकाल लेता है और वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग शहर पहुंचते हैं और एक हाई स्कूल के पास रुकते हैं, जहां एक रिसर्च सेंटर बना हुआ था। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। पूरा स्कूल खाली पड़ा था और दूर दराज तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। फ्रैंक की बेटी पीछे अकेले बैठने से डर रही थी, इसलिए वो बच्ची भी जिद करने लगती है कि उसे भी साथ चलना है। वो भी उस बच्ची के साथ वहीं रुकने का फैसला करती है, जबकि बाकी लोग रिसर्च सेंटर के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। वो लोग एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जहां अनगिनत डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं। ये सब लोग उसी जानलेवा बीमारी का शिकार हुए थे। तभी वहां उन्हें एक थका हुआ डॉक्टर मिलता है। फ्रैंक पागलों की तरह डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई इलाज मिला है, क्योंकि उसकी बेटी की सांसें अब उखड़ रही हैं। डॉक्टर बड़ी बेबसी से कहता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंटल दवाई बनाई तो है, पर उसके सफल होने के चांसेस सिर्फ 50-50 हैं। इंसान बच भी सकता है और तड़पकर मर भी सकता है। डॉक्टर वो दवाई वहां मौजूद कुछ बीमार बच्चों को देने जा रहा था, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। बच्चे वैसे भी मर रहे थे, तो डॉक्टर ने एक आखिरी कोशिश करने का सोचा। ब्रायन और बाकी लोग डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चों के साथ जुआ खेलना है। लेकिन डॉक्टर उन्हें समझाता है कि मौत तो वैसे भी निश्चित है, तो क्यों न एक आखिरी दांव खेला जाए। इधर बाहर फ्रैंक की बेटी की हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची के पास भागती है और उसका मास्क हटा देती है, ताकि वो सांस ले सके। उसी पल वो मासूम बच्ची खांसती है
और उसके मुंह से निकला हुआ इन्फेक्टेड खून सीधे बॉबी के चेहरे पर जाकर लग जाता है। बॉबी को एक पल के लिए समझ आ जाता है कि अब उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो डर जाती है, पर सब कुछ साफ करके वापस नॉर्मल होने का नाटक करती है ताकि कोई उसे छोड़कर न चला जाए। रिसर्च सेंटर से जब सब वापस आते हैं तो फ्रैंक अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर टूट जाता है। बॉबी उसे कुछ नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे डर था कि अगर ब्रायन को पता चला कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है तो वो उसे वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ देगा। फ्रैंक अपनी बेटी को तड़पते देख फैसला करता है कि वो अब आगे नहीं जाएगा और अपनी बच्ची के साथ वहीं अपनी मौत का इंतजार करेगा। वो उन लोगों को कार ले जाने के लिए कह देता है। ब्रायन और बाकी लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाकर कार को पागलों की तरह सैनिटाइज करते हैं। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि वायरस तो पहले ही उनके साथ कार के अंदर सफर कर रहा है। बोरियत और डर को कम करने के लिए वो लोग एक आलीशान होटल में रुकने का फैसला करते हैं ताकि वहां थोड़ी पार्टी कर सकें और रिलैक्स हो सकें। पूरा होटल खाली था और उन्हें लगा कि ये जगह उनके लिए सबसे सेफ है। बॉबी की हालत अंदर ही अंदर बिगड़ रही थी, पर वो अपने शरीर के लाल निशानों को छुपाए हुए थी। ब्रायन जब पूल के पास जाता है तो उसे वहां एक तैरती हुई लाश दिखती है। वो डर के मारे लगभग पूल में गिरने ही वाला था कि उसका छोटा भाई डैनी उसे बचा लेता है। फिर वो लोग होटल के बीच में मस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर बॉबी का व्यवहार एकदम बदल गया था। वो ब्रायन को अपने पास भी नहीं आने दे रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ब्रायन की जान जाए। रात के अंधेरे में किसी टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि वो इस विशाल होटल में अकेले नहीं हैं। कुछ लोग जिन्होंने अजीब से प्रोटेक्टिव सूट्स और मास्क पहने हुए थे वहां आ धमकते हैं। वो लोग ब्रायन और उसके साथियों पर बंदूक तान देते हैं और अपने गायब हुए साथी के बारे में पूछते हैं। डैनी उन्हें बताता है कि एक आदमी पूल में मरा पड़ा है। वो लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो उनका ही साथी था जो वायरस का शिकार हो गया था। वो लोग ब्रायन और डैनी को वहां से भाग जाने को कहते हैं, लेकिन वो कैट और बॉबी को अपने पास रोकना चाहते थे। सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली थी क्योंकि ब्रायन और डैनी बंदूक की नोक पर थे। वो नकाबपोश लोग बॉबी और कैट को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही बॉबी अपनी शर्ट उतारती है, सबका खून जम जाता है। उसकी पूरी पीठ और शरीर लाल पड़ चुका था। वो वायरस से बुरी तरह इन्फेक्टेड थी। यह देखकर वो मास्क पहने हुए लोग भी डर जाते हैं और उन्हें तुरंत वहां से चले जाने का हुक्म देते हैं। ब्रायन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि बॉबी ने उनके भरोसे का कत्ल किया है और उन सबकी जान दांव पर लगा दी है। कुछ मील आगे जाकर ब्रायन अचानक ब्रेक मारता है और बॉबी को बाहर निकलने के लिए कहता है। बॉबी गिड़गिड़ाती है, रोती है, पर ब्रायन का दिल पत्थर हो चुका था। वो उसे जबरदस्ती कार से बाहर फेंकता है और चिल्लाकर कहता है कि मैंने मना किया था कि उस बच्ची के पास मत जाना। वो लोग बॉबी के लिए थोड़ा खाना छोड़कर उसे उस वीरान हाईवे पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। सफर आगे बढ़ता है, पर किस्मत उनके साथ नहीं थी। कार का फ्यूल फिर से खत्म होने लगता है। तभी ब्रायन को सामने से एक कार आती हुई दिखती है जिसमें 2 बूढ़ी औरतें बैठी थीं। ब्रायन अपनी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी कर देता है ताकि उन्हें रोक सके। डैनी उन औरतों से बात करने जाता है और पेट्रोल मांगता है, पर वो औरतें खौफ में थीं और अपनी कार रिवर्स करके भागने लगती हैं। ब्रायन अपना आपा खो देता है और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। एक बूढ़ी औरत वहीं दम तोड़ देती है। ब्रायन दूसरी औरत को बाहर निकलने को कहता है, पर उस औरत के पास भी गन थी। वो अचानक ब्रायन के पैर पर गोली मार देती है। दर्द और गुस्से में पागल ब्रायन उस बेगुनाह औरत को भी खत्म कर देता है। डैनी अपने भाई की इस हैवानियत को देखकर दंग रह जाता है।
दोनों भाइयों के बीच भयंकर बहस होती है, पर आखिर में उन्हें चुप होना पड़ता है क्योंकि इस पोस्ट अपोक्लिप्टिक दुनिया में लड़ने का कोई मतलब नहीं था। ब्रायन के पैर में गोली लगी थी और उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। डैनी एक पास के घर में दवाइयाँ ढूंढने जाता है। वहाँ उसे एक खूंखार कुत्ता मिलता है जो अपने ही मालिक की लाश को नोच रहा था। डैनी किसी तरह उस कुत्ते को मारकर वहाँ से दवाइयाँ लेकर कार में वापस आता है। जब वो ब्रायन के पैर से गोली निकालने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। ब्रायन का पूरा पैर लाल हो चुका था, वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। ब्रायन को यह वायरस बॉबी से लगा था जब उसने उसे कार से बाहर निकालते वक्त छुआ था। अब डैनी और कैट मजबूर होकर ब्रायन को भी कार के पीछे आइसोलेट कर देते हैं। रात के अंधेरे में कैट डैनी को समझाती है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो ब्रायन को यहीं छोड़ना होगा, वरना वो भी मारे जाएंगे। अगली सुबह डैनी भारी मन से ब्रायन के पास जाता है ताकि कार की चाबियां ले सके। ब्रायन की आंख खुल जाती है और वो अपने भाई को अपनी हालत पर तरस खाते हुए देखता है। ब्रायन जानता था कि उसका अंत करीब है और वो तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था। वो डैनी के हाथ में अपनी गन थमाता है और कहता है, मुझे आजाद कर दो डैनी, मुझे गोली मार दो। डैनी के सामने उसके बचपन के सारे पल घूमने लगते हैं। वो अपने बड़े भाई को कैसे मार सकता था, पर ब्रायन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि यही जीने का एकमात्र तरीका है। डैनी अपनी आंखें बंद करता है और एक जोरदार धमाका होता है। ब्रायन का सफर वहीं खत्म हो जाता है। डैनी अपने भाई की बॉडी को आग के हवाले कर देता है। आखिर में डैनी और कैट एक खूबसूरत बीच पर पहुंचते हैं जहां अब तक वायरस नहीं पहुंचा था। डैनी समंदर की लहरों को देखते हुए अपने भाई को याद करता है। ये वही जगह थी जहां वो दोनों भाई बचपन में साथ खेला करते थे। कहानी एक उदास मोड़ पर खत्म होती है जहां जीने की जंग जीत तो ली गई थी, पर उसकी कीमत बहुत भारी थी।